Good morning, class 9th. Welcome in the next segment of recorded video class. Today, I am going to teach the next part of force and law of motion. Previously, I was already teach the first law of motion, law of inertia, causes of inertia, and many more things. Now, it's time for second law of motion. And before started the new topic, the second law of motion, I am going to start our topic momentum. And the question arises, what is momentum? देखो बच्चों, जो ये मोमेंटम नाम का वर्ड है, ये होता क्या है? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वो अगर मोशन में है, जाहिर सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ मास होगा ही, मासलेस नहीं हो सकता कोई भी ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट अगर कोई वेलोसिटी गेन करता है तो ये जो वेलोसिटी गेनिंग होता है ये कोई ना कोई फोर्स लगने के बाद ही होगा। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल, अभी तो हम चलेंगे तो पढ़ेंगे ही, कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। So we can say that momentum is the product of mass and velocity of the object. यहाँ पर मैंने लिखा है मोमेंटम के बारे में, ये एक नोट्स के रूप में भी इसका इमेज भी आप लोगों के पास चला जाएगा, और मैं जो समझा रहा हूँ अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी इस नोट्स को नोट कर सकते हैं। The quantity of motion caused by a moving body is known as momentum of the body. कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो इस मूविंग बॉडी के मोशन के लिए जो उत्तरदायी फैक्टर होता है वही मोमेंटम कहलाता है। या दूसरे तरीके से भी मैंने इसको डिफाइन किया है, दिस डेफिनेशन इज सो इजी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाई पी। So P means momentum. Momentum is equal to mass into velocity. Now अगर हम लोग बात करें कि भाई इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ है, ये SI यूनिट, दिस SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हाउ? तो मैं आपको दिखाता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब आपसे मैं पूछ देता हूँ कि मास का SI यूनिट क्या होता है? मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। So its SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक चीज बच्चों हमेशा याद रखेंगे, मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स। नंबर वन फैक्टर है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मास अगर इंक्रीज करेगा मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड नंबर टू, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी इसका जो है वो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। एक चीज याद रखेंगे, हाई वेलोसिटी हाई मास, इसका मतलब है उसका मोमेंटम हाई है। मास अगर कम हो और वेलोसिटी भी कम हो तो उसका मोमेंटम लो होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने मोमेंटम के कंसेप्ट को समझा होगा, जिसमें ये बताने का प्रयास मैंने किया है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड इंटू वी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Second law of motion also given by Newton, and it is stated that the rate of change in momentum, once more, the rate of change in momentum is directly proportional to the, किसके directly proportional होता है? Is directly proportional to the unbalanced force act on the body, and the change in the direction of momentum is same as the direction of unbalanced force applied on the body. इसका मतलब है, मैंने यहाँ भी लिखा है इसको भी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ सी हियर, अनबैलेंस्ड फोर्स, मैंने फोर्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि दो प्रकार का फोर्स होता है, एक फोर्स होता है बैलेंस फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि एक साथ जब बहुत सारा फोर्स लग रहा हो तो उसका जो सम है, नेट सम फोर्स, टोटल फोर्स का जो सम होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा और वो कोई काम का है नहीं, क्योंकि उससे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि फोर्स के एक्शन में मैंने बताया था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, मैंने बताया है, आपको शायद याद होगा, उसमें मैंने ये बताया था कि फोर्स जो है वो रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, डायरेक्शन में बदलाव ला सकता है, शेप में चेंज कर सकता है, साइज में चेंजिंग कर सकता है। लेकिन ये सारा काम कौन सा फोर्स करेगा? बैलेंस फोर्स का भी इस तरह का कोई काम नहीं करता है। जो भी काम करता है वो कौन सा फोर्स करता है? अनबैलेंस्ड फोर्स ही करता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the unbalanced force acting on the body, and the change in momentum takes place in the direction of unbalanced force on the body. तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास करता हूं। मैं यहां पर कुछ चीज मानता हूं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। After t seconds, the velocity of body change to v meter per second. Then एक चीज और भी मैं मान लेता हूं, and the mass of body इक्वल टू m किलोग्राम। मैं आपसे पूछता हूं कि चलो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मास ऑफ द बॉडी इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu होगा। फिर मैं बात करता हूं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका भैया? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकंड। देन व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम का। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu। नाउ इट्स टाइम फॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड करना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से उसमें क्या किए थे? टाइम से डिवाइड किए थे। यहां भी हम लोग टाइम से ही डिवाइड करेंगे। mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू, force is directly proportional to rate of change in momentum. Force is directly proportional to rate in change of momentum. mv minus mu by t. f is directly proportional to, इन दोनों में से ऊपर में m कॉमन लिया जा सकता है, v minus u by t. But you know very well v minus u by t जो होता है वो a के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो अगर हम लोग इक्वल करेंगे ना तो कोई एक कांस्टेंट लेना होगा, जैसे k m है, वेयर k इज
कांस्टेंट। फॉर, यहां पर आ जाते हैं, फॉर यूनिट फोर्स m इक्वल टू 1 किलोग्राम, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F इक्वल टू है m k इंटू m इंटू a। F भी 1, k का k रहने दो, मास भी 1 होगा और एक्सेलरेशन भी 1 होगा। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। सो F इज इक्वल टू m इंटू a। एक फॉर्मूला मिला हमें फोर्स से रिलेटेड, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डेफिनेशन भी अगर मान लिया जाए यहां पर, तो क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of mass and velocity of object, mass into velocity, sorry mass into velocity नहीं, mass and acceleration of object, क्योंकि a acceleration है बेटा, यहां पे देख लो m into a, तो मास हो गया और a फॉर एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट इज न्यूटन, n से इंडिकेट करते हैं। और अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फोर्स की कुछ और बातों के बारे में। फिलहाल तो मैं एक बार इसको फिर से समझाना चाहता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में the rate of change in momentum is directly proportional to the unbalanced force acting on the body and the change in momentum take place in the direction of the unbalanced force on the body। मतलब क्या है कि जो मोमेंटम में जो चेंजेज आता है, जो रेट ऑफ चेंज, जिस रेट से मोमेंटम चेंज करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो उसके लिए मैंने माना है कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड और t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब इनिशियली वो u मीटर पर सेकेंड है और फाइनली वो v मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पर चला आया आफ्टर t सेकेंड्स, एंड द मास ऑफ द बॉडी इज m किलोग्राम। इन दैट कंडीशन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी m इनटू e। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी m इनटू v। सो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu बाई t। जब भी रेट निकालना रहेगा हम लोग को टाइम से डिवाइड करना होगा। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेकिंग m एज कॉमन v माइनस u बाई t, बट v माइनस u बाई t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो f इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करेंगे एक कांस्टेंट लेंगे, यहाँ k मैंने लिया है जो k कांस्टेंट है। लेकिन यूनिट फोर्स के लिए क्या होगा? मास भी m होगा, एक्सेलरेशन भी m होगा और फोर्स तो m है, 1 है ही। तो फोर्स की जगह 1 लिखे, मास की जगह भी 1 लिखे, एक्सेलरेशन की जगह भी 1 लिखे, तो k का वैल्यू 1 हो गया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हुआ? m इंटू a। तो अगर इस जगह से, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग फोर्स का डेफिनेशन निकालें तो क्या होगा? फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब हम लोग आगे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वन कॉमन क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन सेवरल examinations, what is 1 Newton force और meaning of 1 Newton force। 1 न्यूटन फोर्स जो होता है उसका क्या मतलब है, तो उसको समझना अगर हो तो आप ऐसे आ जाओ। मैं यहां शुरू करता हूं, इसको जरा ध्यान से देखना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं न्यूटन। ओके, देन 1 न्यूटन का क्या मतलब होगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मास क्या होना चाहिए? 1 किलोग्राम होना चाहिए। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तब इसका क्या डेफिनेशन होगा भाई 1 न्यूटन का? मैंने यहां लिखा है, इसको देखिए। ए फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन
if it produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 किलोग्राम। यहां से आकर के मिला है, बॉडी ऑफ मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब है बॉडी का मास 1 किलोग्राम होना चाहिए और उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम है, एसआई यूनिट है। लेकिन एक और भी सिस्टम है, उसका नाम है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में जब हम लोग चलते हैं तो सब चीज वही हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला तो वही है। लेकिन मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन सीजीएस सिस्टम में चलते हैं तो मास का क्या हो जाएगा ग्राम, ग्राम इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इज लेंथ, तो मीटर का इसमें क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया, इसी को हम लोग कहते हैं डाइन, डाइन। अब ये जो डाइन होता है, 1 डाइन का मतलब क्या हुआ, 1 डाइन का मतलब हुआ बिल्कुल, अगर इसके हिसाब से अगर समझे तो अ फोर्स इज कॉल्ड 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, मतलब किलोग्राम की जगह ग्राम कर दीजिएगा और एक्सेलरेशन की जगह पर जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको डाइन कहते हैं। ओके बच्चों, आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, जिसमें यह बताया गया द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खैर, अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है, कहाँ होता है हमारे नेचुरल लाइफ में, जो जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसमें कहाँ पर इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। तो एक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझेंगे, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। आपने देखा होगा कि क्रिकेट का जो प्लेयर होता है वो कैच लेने के समय में अपने हाथ को पीछे की ओर इस तरीके से खींचता है। क्या रीजन है इसका? तो मैं एक सिंपल रीजन इसका आपको देता हूं। सबसे पहली बात कि जो क्रिकेट का बॉल है, उस क्रिकेट के बॉल में अपना एक मास होगा, बिल्कुल सही। उसने एक वेलोसिटी गेन करके रखा हुआ है क्योंकि वो स्पीड में है, मोशन में है। तो जब उसमें वेलोसिटी भी है, उसका अपना एक मास भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आया हुआ है, अगर हम लोग सडनली उसको कैच करते हैं तो एक हाई अमाउंट का फोर्स जो है हमारे पाम पे लगेगा। हो सकता है कि हर्ट भी हो, आप इंजर्ड भी हो जाए। लेकिन वैसी सिचुएशन में अगर हम लोग कैच करते वक्त अपने हाथ को पुल डाउन करें, नीचे की ओर खींचे, लोअर डाउन करें, तो क्या होता है टाइमिंग बढ़ता है, और जब टाइम बढ़ता है तो इफेक्ट्स ऑफ मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है और प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड होने से बच जाता है। चलिए इसको अब हम लोग थ्योरेटिकली इसका एनालाइज करें कि कैसे होता है। ये रीजन लिखने के लिए आता है कि गिव रीजन व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। तो इसका मैं एक छोटा सा बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज द मास ऑफ बॉल इज m किलोग्राम। हो सकता है किलोग्राम में ना हो, ग्राम में ही हो, लेकिन हमें चूंकि मास लेना है ऐसा यूनिट्स में, इसलिए मैं किलोग्राम ले रहा हूं। पॉइंट में हो सकता है 0.2 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। एंड वेलोसिटी, चलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इसका था कुछ भी, जब बॉलर बॉलिंग किया तो u मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था। बॉलर ने जब बॉल फेंका तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u मीटर पर सेकेंड का। अब बैट्समैन के पास वो बॉल आया, बैट्समैन ने उसका स्ट्राइक किया, बॉल को मारा, तो बॉल जो है वो एक फाइनल वेलोसिटी पर आ गया। फाइनल वेलोसिटी बॉल का हो गया v मीटर
पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन mv माइनस mu होगा, ये मोमेंटम है। अगर टाइमिंग बहुत कम हो, जस्ट बॉल आए और उसको पकड़ ले, सपोज कि टाइम है जो t सेकेंड्स है, टाइम जो है वो t सेकेंड्स है, तो फोर्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी mv माइनस mu बाई टी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे कर लो, v माइनस यू बाई टी, इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। मास तो बदलेगा नहीं बॉल का भाई, ऐसा नहीं है कि अभी बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल के मास में कोई कमी आएगा, या किसी भी तरीके से बॉल के मास में तो कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। यानी बदलाव किस में होगा? बदलाव होगा उसके वेलोसिटी के इफेक्ट में, वेलोसिटी में। कब? अगर ये टाइम बढ़ जाए कैचिंग के दौरान, अगर इस टाइम का वैल्यू अगर बढ़ा दिया जाए, 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड कर दिया जाए, 3 सेकंड कर दिया जाए, 4 सेकंड कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये ओवरऑल फोर्स का जो इफेक्ट है, इफ टाइम इंक्रीज्ड देन इफेक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूस। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस समय में क्या होगा? प्लेयर इंजर्ड होने से बच जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा यूजेस हो सकता है बच्चों। इसके बारे में बहुत सारे बुक्स में भी लिखा हुआ है। मेरे को इस चीज़ के बारे में बताना था, मैंने बता दिया है। अब 2, 3, 4 क्वेश्चंस जो है मैं लिख देता हूँ। आप लोग एक काम करोगे, इसका एक नोट्स बनाओगे जिसमें कि इसका एप्लीकेशन हो और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूजेस हो। सारे बुक्स में आपको ये मिलेगा। तो चलिए मैं उसके कुछ क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज भी दूंगा, आप लोग उसको करेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन को जानेंगे, साथ ही साथ मोमेंटम से जुड़ी हुई कुछ और भी बातों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।